हाँ बच्चों, बहुत लंबे समय अंतराल बाद हम आपसे मिल रहे हैं और कोविड-19 नामक बीमारी ने हम लोगों को क्लास से दूर कर दिया है। क्लास में न पढ़ा पाने के कारण बहुत घुटन सी महसूस हो रही है कि बिल्कुल खाली खाली हैं हम लोग और बच्चों को पढ़ाया नहीं जा पा रहा है। व्हाट्सएप पे आके कोई किस तरह से पढ़ा पाएगा। क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं, उसका सॉल्व हम लोग लिख करके भेजते हैं या कोई वीडियो भी बनाते हैं तो 5 मिनट से अधिक की वीडियो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल पे क्यों न पढ़ाऊं और कमजोर विद्यार्थियों को दृष्टिगत रखते हुए फिजिक्स को बोधगम्य बनाने का प्रयास मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। अब ज्यादा बातें न करते हुए मैं पहले चैप्टर पर चलूंगा, सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर पर, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर चलूंगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि किताबों का अध्ययन करते रहिए। बोधात्मक अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को अवश्य सॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स तो आप सॉल्व करें ही करें, लेकिन इनको आप छोटा मान करके छोड़े ना, क्योंकि इसमें फिजिक्स के जितने फंडाज होते हैं, जितनी अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं, वो वैसा अन्यत्र कहीं नहीं क्लियर होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी क्लियर हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व करके बड़े बड़े फंडाज को भी आप जान सकते हैं फिजिक्स के। और आइए हम हिंदी माध्यम में फिजिक्स को लिखने तो जा रहे हैं, बताने तो जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का प्रयोग भी किया जाएगा, इसलिए कि आगे चल करके जब आप आगे की क्लासेज में जाएंगे उस दशा में हिंदी की टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे समाप्त होगी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आती जाएगी। फिजिक्स आगे हिंदी में किताबें फिजिक्स की आपको नहीं मिलेंगी। तो आइए हम चलते हैं पहले चैप्टर पर। नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें दो शब्द हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ क्षेत्र का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। फिलहाल आइए हम चलते हैं वैद्युत आवेश पर कि वैद्युत आवेश है क्या। शुरू में सबसे पहले थेल्स ने ये देखा कि अंबर नामक पदार्थ को जब रेशम से या ऊन से रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ में, अंबर नामक पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को या हल्की हल्की वस्तुओं को अपने में आकर्षित करने का, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है अंबर नामक पदार्थ में। तो होता क्या, ये गुण कहां से आता है, किस कारण से आता है? जिस कारण से आता है वही कारण वैद्युत आवेश कहा जाता है। जब गुण आ जाता है अंबर पर घर्षण के कारण या रगड़ने के कारण, ऊन पर रगड़िए या रेशम पर, अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन या रेशम पर रगड़ा जाता है तो रगड़े जाने पर उस पर वैद्युत आवेश आ जाते हैं। वैद्युत आवेश आ जाने पर यह कहा जाता है कि वस्तु वैद्युतमय हो गई या वह अंबर नामक पदार्थ जो है वैद्युतमय हो गया। बाद में ये बताया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के आवेश कैसे होते हैं, आइए इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जो है कांच की छड़, कांच की छड़ और रेशम को, कांच की छड़ लिया गया और रेशम को लिया गया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो रगड़ने पर यह पाया गया कि इसके अंदर भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या हल्की हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण इसके अंदर उत्पन्न हो गया। अभी मैं धनावेश बना रहा हूं, कैसे धनावेश होता है ऋणावेश, इस पर भी चर्चा बाद में की जाएगी। लेकिन अभी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने लगा। एक दूसरी कांच की छड़ ली गई और रेशम की छड़ से रगड़ा गया
और उसको इसके नजदीक लाने का प्रयास किया गया। इस तरीके से नहीं किया गया क्या कि इसको किसी धागे से फ्रीली लटका दिया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया, और इसको भी किसी धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया। लटका देने पर पता चला कि ये दोनों जब एक दूसरे के करीब लाए गए तो पता चला कि ये सिरा या जो कोई भी सिरा लाया गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो पाया गया, ये बताया गया कि कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, वैद्युतमय हो जाती है। वह गुण जिसके कारण यह आवेशित होती है उसी को बोला जाता है वैद्युत आवेश। या वह गुण न कहकर कहिए कि वह कण जिसके द्वारा उस पर आवेशित होने का गुण आता है वे क्या कहलाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। वो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था, आगनूस की छड़ को आगनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से आगनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ करके और इसको फ्रीली लटका दिया गया, यह दृढ़ आधार है, ये धागे से इसको लटकाया गया और एक दूसरी छड़ ली गई, फिर आगनूस की छड़ ली गई और इसको, ये कांच है आपका और यह भी जो है कांच है और ये जो है आगनूस की छड़। दोनों आगनूस की छड़, इसमें भी यही पाया गया कि ये दोनों को, इन दोनों छड़ों को जब नजदीक लाया गया धागे से लटका करके तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। तो प्रतिकर्षित करने का गुण चाहे इसमें हो इसमें हो, हम तो यही समझेंगे या ऐसा ही समझा जाने लगा कि इस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है वही आवेश इस पर भी उत्पन्न हुआ होगा, इसी कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ये रेशम पर कांच की रगड़ी गई छड़ को और आगनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ करके जब दोनों को एक पास लाया गया, अर्थात यहां पर एक कांच की छड़ हो गई और इसको फ्रीली सस्टेन कर दिया गया है और यहां पर ये कांच है या कांच की छड़ है और यह आगनूस। तब यह पाया गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आपस में आकर्षित करती है। यहां पर दोनों में प्रतिकर्षण है, यहां पर दोनों में प्रतिकर्षण है, लेकिन यहां पर इन दोनों में कांच की छड़ और आगनूस की छड़ में आकर्षण है। तो यह प्रतिकर्षण का गुण या आकर्षण का गुण यह बताता है कि जो आवेश होते हैं वो दो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों में क्या नाम दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक धन आवेश होते हैं और दूसरा जो है ऋण आवेश।
सामान्यतया कोई भी परमाणु उदासीन होता है, लेकिन उसके अंदर धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों पाए जाते हैं। जितनी मात्रा में धन आवेश होता है या जो धन आवेश का परिमाण होता है उतना ही मात्रा में ऋण आवेश का परिमाण होता है। तो धन और ऋण दोनों मिलकर के बराबर और विपरीत होंगे तो दोनों मिलकर के शून्य हो जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि उदासीन हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि छड़ों को, कांच की छड़ को या आबनूस की छड़ को जब रगड़ा जाता है रेशम से या बिल्ली की खाल से, तो इस पर ये आवेश उत्पन्न क्यों होते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं कि ये आवेश क्यों उत्पन्न होते हैं। आपको ये पता है कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर ये इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। सपोज कर लीजिए यही स्ट्रक्चर है। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो चक्कर करते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक वस्तु से निकल करके किसी दूसरे वस्तु में चले जाते हैं या किसी दूसरे वस्तु से इस वस्तु में आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 हो गए और 8 ये हो गया 10 और एक 11। इसमें 11 क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये बताया जाता है कि जितनी संख्या में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, अभी बता रहा हूं फिलहाल। तो जितने ऋण आवेश हैं उतने ही धन आवेश हैं, इसलिए दोनों को जोड़ने के पश्चात न्यूट्रल कर देते हैं। यही कारण है कि परमाणु पूरा का पूरा जो है निरावेशित होता है, यानी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। अब मान लीजिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसमें हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 11। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के आवेश को न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहां पर एक प्रोटॉन शेष बचेगा। प्रोटॉन जो है एक शेष बचेगा और उस प्रोटॉन का आवेश जो होता है धन होता है, इसलिए इन दोनों का इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन का आवेश क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो इस पर केवल +1 E के बराबर जो है निकल जाने के पश्चात इस पर +1 E के बराबर आवेश होगा, यानी एक प्रोटॉन अधिक है इसलिए प्रोटॉन पर +E के बराबर आवेश जो होगा अधिक होगा। यदि दूसरा कोई परमाणु मान लीजिए जहां पर ये जाता है तो कोई दूसरा परमाणु है इसको लिया तो वह परमाणु तो अपने आप में उदासीन ही होगा। कोई भी परमाणु होगा तो वो उदासीन होगा। जब भी इस पे जाएगा तो इस पर आवश्यकता से एक अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और आवश्यकता से अधिक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण। क्यों ऋण आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वे ऋण आवेशित होते हैं। और यहाँ पर इसके निकल जाने के पश्चात इस पूरे परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा, इस पर आ जाएगा धन आवेश। और इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, जब किसी दूसरे परमाणु पर जाएगा तो इस पर हो जाएगा ऋण आवेश। अब आवेश
अब इस आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रक को कूलाम कहते हैं। फिजिक्स में कक्षा 10 में वैद्युत धारा की डिफिनेशन कई तरीके से बताई जाती है, लेकिन कक्षा 10 में जो बताई गई होगी, दोनों तरीके से बताई गई होगी मैं समझता हूं, उसको भी बताया जाएगा, यहाँ पर भी बताया जाएगा। लेकिन आइए इस कूलाम को थोड़ा हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि कूलाम, एक कूलाम आवेश कहते किसे हैं? एक कूलाम आवेश कहा किसे जाता है? कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक फार्मूला होता है, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। यहां या Q इज इक्वल टू आई इंटू डी। आई का मात्रक जो होता है, आई वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ये जो होता है एम्पियर होता है, और इसका मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। इसका मात्रक Q का मात्रक जो होता है कूलाम। यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, तब क्या कहेंगे हम? यहां पे I की वैल्यू 1 रखें, यहां पर T की वैल्यू 1 रखें, तो यहां पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और एम्पियर सेकेंड लिखें, या एम्पियर सेकेंड को क्या लिखते हैं? कूलाम। ये है एम्पियर सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ये हो गया 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी चालक तार में, कोई चालक तार है मान लीजिए, यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, या किसी चालक तार में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा, 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही हो, तो हम यह कहेंगे कि उस तार के किसी बिंदु से होकर जाने वाले आवेश की मात्रा जो है 1 कूलाम होगी। इसी पॉइंट से मान लीजिए, वैसे तो इलेक्ट्रॉनों को, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गमन की विपरीत दिशा मानी जाती है। फिलहाल आप वहां पर इसको आगे इसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर आप जानने की कोशिश करें कि यदि इसमें 1 एम्पियर की धारा जा रही है, तो इसके विस्तार के किसी पॉइंट यहाँ से 1 सेकेंड में जितने आवेश पास कर जाएंगे, चले जाएंगे या पार हो जाएंगे, वह उसकी उस आवेश की मात्रा होगी 1 कूलाम। 1 कूलाम का आवेश वह आवेश है जो कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में पास कराने के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से आपने कूलाम की परिभाषा को समझा और देखा। आइए अब हम चलते हैं आगे। विद्युत तथा चुंबकत्व का एकीकरण, यहां पर लिखा
ओरेस्टेड ने सबसे पहले देखा एक चुंबकीय सुई, आप लोग देखे होंगे, मैग्नेट के पास आने पर जो है या मैग्नेट को घुमाने पर वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो घूमती रहती है, चुंबकीय सुई जो है घूमती रहती है। सबसे पहले ओरेस्टेड ने देखा कि यदि कोई तार है, इस तार में वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, सपोज दैट कि इसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की गई है और यह मैग्नेटिक कंपास है, कुछ इस तरह से रखी हुई है। लेकिन जो ही ओरेस्टेड ने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते ही देखा कि इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। फिर बंद किया, इसमें वैद्युत धारा को प्रवाहित कराना बंद किया, तो देखा कि फिर अपने स्थान पर चली जा रही है। तो इससे उसने बताने की कोशिश किया, ओरेस्टेड ने बताने की कोशिश किया कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो है उसके नजदीक वाले क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत धारा का मतलब होता है गतिशील आवेश, यानी गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। शुरू में ये माना जाता था कि वैद्युत की फील्ड अलग है और चुंबक की फील्ड अलग है, दोनों ये अलग अलग फील्ड है। बाद में इन दोनों को एक में मिक्स किया गया। तो यहाँ पर तो ओरेस्टेड ने दिखाया कि ये देखिए इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। फैराडे और एम्पियर ने, खासकर फैराडे ने ये दिखाया कि जब कोई किसी कुंडली में अगर यहाँ पर कोई सेल न लगी हो तो आप कल्पना कर क्या मान सकते हैं कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है? आप संभवतः यही कहेंगे कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। लेकिन फैराडे ने यहाँ पर एक चुंबक लेकर के, रॉड चुंबक लेकर के इसके अंदर खूब तेजी से परिवर्तन कराए, खूब तेजी से इसके पास ले गए, तो पता चला कि इसके अंदर जो है एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो गई ऑटोमेटिकली। यानी फैराडे ने बताया कि जब कोई चुंबक गतिशील होता है तो गतिशील चुंबक से वैद्युत धारा, यहाँ देखिए वैद्युत धारा से चुंबकत्व का गुण, यहाँ चुंबक से वैद्युत धारा प्राप्त करने का गुण, अर्थात इन दोनों में एक रूपता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इन दोनों के कोरिलेशन समझने के लिए बाद में एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने अपना वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया, जो कि आप आगे पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर, आगे अगले चैप्टर्स में है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत, यानी किस तरह से वैद्युत या वैद्युत्व तथा चुंबकत्व का गुण एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया, 4 इक्वेशन की सहायता से इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और बताने की कोशिश किया है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, उसका क्या काम है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वास्तव में क्या होता है? सोने की ये विशेषता होती है कि उसको पीट करके बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। आप जो कपड़ा पहनते हैं उस कपड़ा तो आपका बहुत मोटा होता है, बहुत पतली पन्नी, जो पन्नी मार्केट में आती है उससे भी पतली पन्नी बनाई जा सकती है और पारदर्शी भी होती है। तो ये कुछ इस तरीके से 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर इस तरह से कि लंबी एक पतली पन्नी बना करके और इसको बीच से ही यहीं से मोड़ दिया जाता है। तो मोड़ देने के पश्चात इसकी जो आकृति हो जाएगी कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मोड़ा हुआ है। करते क्या है, कोई किसी वस्तु पर कितना आवेश है या आवेश का परिमाण मापने के लिए अधिक आवेश है कि कम आवेश है, इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं कि अधिक मात्रा में आवेश है कि कम मात्रा में आवेश है। आवेश का मात्रात्मक ज्ञान करने के लिए इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट कि कोई एक छड़ है, कोई एक रॉड है, इस रॉड पर कुछ आवेश है, और यहाँ पर स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो होती है इसी के यहीं पर एक तार लगा दिया जाता है।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक तार है और इस तार से यह चिपका हुआ है स्वर्ण पत्रदर्शी, और शुरू शुरू में क्या होगा, शुरू शुरू में ये दोनों चिपके हुए होंगे, ये दोनों जो है ऐसे बिल्कुल एक दूसरे से चिपके रहेंगे। लेकिन जब हम इसको यहाँ से ला करके जब ही टच कराते हैं, जब ही टच कराएंगे, टच कराते ही क्या होगा, ये पत्तियां दोनों जो है फैल क्यों जाती हैं, क्योंकि ये जो आवेश है ये इस वायर से होते हुए, इस तार से होते हुए इस पर आता है, और इस पर भी धन आवेश हो जाता है, और इस पर भी धन आवेश। तो ये दोनों जब धन आवेश हो जाता है तो ये पत्ती इसको प्रतिकर्षित करती है, ये पत्ती इसको प्रतिकर्षित करती है। इस पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी, इन दोनों पत्तियों के बीच का फैलाव जो है उतना ही अधिक होगा। ये है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पे लगाने पर दोनों के बीच का जो है फैलाव कुछ इस तरह से होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब आगे आइए, अगली हेडिंग है चालक तथा वैद्युत रोधी। इसको तो आप जानते ही होंगे कि चालक वे पदार्थ हैं, चालक वे पदार्थ हैं जिनके बाहरी कक्षा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अधिक होती है या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे चालक कहलाते हैं। एक दो अपवाद भी हो सकते हैं। और वैद्युत रोधी पदार्थ वे कहलाते हैं जिसके बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं होते हैं। ये यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक से इतने दृढ़ता से बंधे हुए होते हैं, या नाभिक का अट्रैक्शन इतना तगड़ा होता है कि अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। तो ये इस प्रकार के पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, वो वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः परावैद्युत भी वैद्युत रोधी पदार्थ होता है। एक शब्द आता है परावैद्युत, आप लोग बार बार पढ़ेंगे कि परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत ये चालक, चालक को सुचालक भी कहते हैं कहीं कहीं, चालक सुचालक दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन परावैद्युत पदार्थ वास्तव में वैद्युत रोधी पदार्थ ही होता है। लेकिन इसके किसी परावैद्युत पदार्थ, सपोज दैट ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसके नजदीक में जब कोई आवेशित छड़ लाई जाती है तो इसके विपरीत प्रकृति का आवेश, यहाँ धन आवेश है तो यह ऋण आवेश इसके सरफेस पे आ जाता है। लेकिन ये आवेश अपने सरफेस को छोड़ करके बाहर इसके पास अट्रैक्शन के कारण नहीं आ सकते, या ये अपनी कक्षाएं छोड़ नहीं सकते, बस केवल यहीं तक सीमित रहते हैं। और इसको टच करा दिया जाए तो कुछ संभव है कि इसका आवेश इसके ऊपर चला जाए। इसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन। तो मैं बता रहा था आपको प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है इसको मैं आपको समझाऊं कि सपोज है कि कोई सरकंडे की गोली है और या कोई आवेशित प्लास्टिक की छड़ है,
प्लास्टिक की छड़, इस पर सपोज दैट कि धन आवेश है, आप मान सकते हैं, और यह सरकंडे की गोली है। जब इसको इसके नजदीक लाया जाता है तो प्रेरण के कारण, अभी मैंने परावैद्युत बताया कि परावैद्युत पर प्रेरण के कारण यहां पर ऋण आवेश आ जाता है। प्रेरण, यहां धन आवेश है तो धन आवेश आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को या ऋण आवेशित पदार्थों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो दूसरा ये जो सरकंडे की गोली है, इसमें जो एटम होंगे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को ये इधर की तरफ खींचेगी। खींचने के कारण इसका यह सिरा जो है ऋणात्मक हो जाएगा। और जब ये सिरा ऋणात्मक है तो इसका दूसरा सिरा, ये सिरा ऋणात्मक है तो इसका दूसरा सिरा ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो कैसे हम इसको आवेशित करेंगे? क्यों? क्योंकि जब ही इसको हम हटाएंगे तो हमें पता चलेगा ये धन और ऋण, ये ऑटोमेटिकली, ये तो उधर गए हुए थे, गए हुए इलेक्ट्रॉन थे, फिर जब हम इसको किनारे करेंगे तभी एक दूसरे में आकर आपस में मिल जाएंगे, पूरा का पूरा जो है न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, तो हम इसको कैसे आवेशित करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक वैद्युत रोधी पदार्थ पर रख दिया जाता है। ये वैद्युत रोधी स्टैंड है, यानी आवेश उधर से होकर के नीचे की तरफ नहीं आ सकते हैं। वैद्युत रोधी स्टैंड। अब क्या होता है, हम यहां से एक तार लेते हैं, चालक तार को लेकर के, और पृथ्वी से जो है संपर्क करा देते हैं या पृथ्वी से टच करा देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे धन आवेश है, तो इन धन आवेशों को निरावेशित होने के लिए आवश्यकता है ऋण आवेशों की। तो ये ऋण आवेश आ नहीं सकते, क्योंकि इधर ये इसके आकर्षण क्षेत्र में, धन आवेश के आकर्षण क्षेत्र में है। पृथ्वी की चार्ज कैपेसिटी अनंत मानी गई है। ये धन आवेशों को भी दे सकती है, ऋण आवेशों को भी दे सकती है। धन आवेश के देने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को लेना, और तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके जितनी आवश्यकता होगी आएंगे और इन सबको जो है निरावेशित कर देंगे। या यूं कहें, दूसरे शब्दों में ऐसा कहा था कि धन आवेश निकल करके यद्यपि धन आवेश नहीं, क्योंकि धन आवेश तो नाभिक में होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के पश्चात, उदासीन करने के पश्चात यह यहाँ पे ऋण आवेश रह गए, इसको यहीं पे रखे रहिए और बाद में यह कनेक्शन तार का जो है तोड़ दीजिए। तो जब ही आप इस तार के कनेक्शन को आपने तोड़ दिया तो पता चला यहाँ पर ऋण आवेश आ गया। अब आप इसको हटा लीजिए, अब कहीं से कोई धन आवेश नहीं आ सकता। इसलिए अब यह वस्तु कैसी हो गई, ये वस्तु हो गई ऋण आवेश। इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन किया जाता है। इसके बाद आता है वैद्युत आवेशों के मूल गुण। आवेशों की योज्यता। योज्यता इसका मतलब जो है जोड़ने से मतलब है, जो यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4,
-Q5, ऐसे ही Q6। तो इसमें कुल कितने आवेश हैं? यहाँ पर प्लस वालों को प्लस चिन्ह के साथ और माइनस वालों को माइनस चिन्ह के साथ लेकर के और जोड़ा जाता है। जोड़ने के पश्चात आपको पता चलेगा कि यानी किसी निकाय में कुल आवेश, कुल आवेशों को ज्ञात करने के लिए उसका बीजगणितीय योग निकालते हैं। बीजगणितीय योग करने का मतलब चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। तो जो यही नियम होता है, इसी को बोला जाता है आवेशों की योज्यता। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6। ये जब निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो उस निकाय में सभी के सभी आवेश पता चल जाएगा। ये धन आता है तो समस्त आवेश धनावेशित होंगे, मतलब इस पर कुल आवेश धनावेशित होगा। यदि ऋण आता है तो कुल आवेश जो होगा ऋणावेशित। दूसरा जो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षित रहते हैं, इसका मतलब वैद्युत आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यही आवेश के संरक्षण का नियम है। कहीं धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से भी मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी न्यूट्रल चीज से, किसी न्यूट्रल पार्टिकल से धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है वो उत्पन्न भी हो जाए। आगे चलेंगे तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन यानी युग्म विनाश की घटना, युग्म उत्पादन की घटना। कैसे आवेश उत्पन्न हो गए, कैसे आवेश एक दूसरे का विनाश कर दिए। तो विनाश करने के पश्चात क्या होता है? आवेश का गुण उनका खत्म हो जाता है कुल मिलाकर के, लेकिन फिर भी आवेश जो होता है संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि चार्ज को, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति में जितने भी आवेश हैं वे संरक्षित हैं। उसके बाद से वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण आता है। थर्ड पॉइंट, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है? वास्तविकता यही है कि जो सबसे छोटा मूलभूत आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, चाहे वह आवेश धन हो या ऋण। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋण आवेश तो होता ही है, लेकिन उसका परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यदि कोई दूसरा आवेश आता है तो वह आवेश इसी मूल आवेश का पूर्ण गुणक होगा। यही वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणक होगा। इसको दिया जाता है, फार्मूला इसका दिया जाता है Q = N/E। यहां पर N जो है पूर्ण संख्या है, गुणांक है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश इसको बोला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश यह कितना होता है? 1 या प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। किसी दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करनी हो तो उसको इसी फार्मूले से हो जाएगा N = Q/E। इस फार्मूले से जो है हम किसी दिए गए आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव है तो कितने निकले हुए हैं और निगेटिव है तो कितने उस पे गए हैं। इस पर हम थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे आपसे कि कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उसका मतलब क्या होता है।
यहाँ पर एक गौर से समझने की चीज है कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया गया, किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया गया। इसका क्या अर्थ है? सपोज दैट कि कोई वस्तु है, इस वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके डाल दिया गया, चाहे 1 या 2 या 3 4 जितने भी, तो कुल मिलाकर के इस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यह वस्तु कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश हो जाता है। तो जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उस पर आवेश तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन के जितने इलेक्ट्रॉन आए रहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। सामान्यतया वो इतना कम होता है कि हम कहते हैं कि बढ़ता नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली यह बढ़ता है। और दूसरा जरा इसको गौर से समझिए कि कोई वस्तु यदि धन आवेशित हो गई, धन आवेशित, तो किसी वस्तु को धन आवेशित करने का मतलब ये नहीं कि इस पर प्रोटॉन आ जाए। अरे प्रोटॉन, ये जो है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के अंदर से प्रोटॉनों को निकाल पाना बहुत टेढ़ी कीर है। नाभिक इतना कठोर होता है कि नाभिक के अंदर से प्रोटॉनों को निकाला नहीं जा सकता। तो क्या किया जाता है? किसी भी वस्तु को धन आवेशित करने के लिए, कोई मान लीजिए वस्तु है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दीजिए। इलेक्ट्रॉन जितने भी, कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल के बाहर कर दीजिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ जाएगी और प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी। प्रोटॉनों की अधिकता होने का मतलब क्या हो गया? उस पर धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही के बराबर या उतने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के परिमाण के बराबर उतना धन आवेश आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि किसी वस्तु को धन आवेशित कर दिया गया तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको धन आवेशित जब किया गया है तो आप धन आवेशित करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन वहां पे लाकर रखा गया है। इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो धन आवेशन की प्रक्रिया में, धन आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी वस्तु का द्रव्यमान पहले के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कम होता है। और ऋण आवेशित करने की प्रक्रिया में इसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और धन आवेशित करते समय इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल जाते हैं। इसके बाद की हेडिंग आपकी पड़ेगी कूलाम का नियम। उसको हम अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे।